हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके पेपर सेकंड की सेकंड यूनिट। ठीक है, फर्स्ट यूनिट जो आपकी पूरी हो गई, फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई है। ठीक है, जो टॉपिक है सब करा दिया मैंने। सेकंड यूनिट में क्या है, पार्ट फर्स्ट। सेकंड यूनिट का पार्ट फर्स्ट क्या है, अचल गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण। क्या है टॉपिक का नाम, अचल गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण। क्या है, रैखिक अवकल समीकरण। ठीक है, अचल गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण आपके पास ये क्या है, पहला टॉपिक या पार्ट फर्स्ट। अब देखो इसमें क्या है, वी नो दैट रैखिक अवकल समीकरण, रैखिक अवकल समीकरण। ठीक है, रैखिक अवकल समीकरण इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर डिफरेंशिएशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन LDE। LDE इसका शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में LDE कहते हैं। ठीक है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में यही लिखूंगा है कि ज्यादातर तो रैखिक अवकल समीकरण होता है क्या है, सबसे पहले इसकी परिभाषा पढ़ते हैं कि रैखिक अवकल समीकरण होता है क्या है। ठीक है, तो हमने पहली यूनिट में भी पढ़ा था कि रैखिक अवकल समीकरण के बारे में, कि रैखिक अवकल समीकरण होता है। तो रैखिक अवकल समीकरण वे समीकरण होते हैं, रैखिक अवकल समीकरण वे अवकल समीकरण होते हैं जिसमें आश्रित चर, जिसमें आश्रित चर, आश्रित का मतलब डिपेंडेंट। ठीक है, आश्रित चर, ठीक है, तथा उसके अवकलज डेरिवेटिव, उसके अवकलज केवल प्रथम घात में क्या हो, केवल और केवल क्या हो, प्रथम घात में, केवल और केवल क्या हो, प्रथम घात में ही आते हो, प्रथम घात में ही हो या आते हो। ठीक है, और आपस में गुणित नहीं होते हो, और आपस में गुणित नहीं होते हो, यानी गुण नहीं होता हो, गुणित नहीं होते हो। तो ऐसे प्रकार के जो अवकल समीकरण है वो क्या कहलाते हैं, आपके रैखिक अवकल समीकरण कहलाते हैं। यानी रैखिक अवकल समीकरण क्या होते हैं, वे अवकल समीकरण जिसमें आश्रित चर तथा उसके अवकल केवल क्या हो, प्रथम घात में ही हो, तो ऐसे अवकल समीकरण क्या करते हैं, रैखिक अवकल समीकरण। ठीक है, अब n कोटि का जो रैखिक अवकल का समीकरण है, ठीक है, रैखिक अवकल समीकरण का व्यापक रूप, रैखिक अवकल समीकरण का व्यापक रूप। ठीक है, इसका अर्थ तो पढ़ना है व्यापक रूप। तो व्यापक रूप किस प्रकार से लिखते हैं, अगर n कोटि का, ठीक है, n कोटि का रैखिक अवकल समीकरण, n कोटि का रैखिक अवकल समीकरण, रैखिक अवकल समीकरण आपके एग्जाम में पूछा भी गया है कि रैखिक अवकल समीकरण की परिभाषा और इसका व्यापक समीकरण लिखिए। ठीक है, तो रैखिक अवकल समीकरण n कोटि का रैखिक अवकल समीकरण का क्या है, किस प्रकार लिखा जाता है, इसका व्यापक रूप। ठीक है, तो व्यापक रूप लिखा जाता है dny अपॉन क्या लिखा जाता है, dxn। ठीक है, प्लस an d की पावर n माइनस 1 अपॉन dxn माइनस 1। ठीक है, इनटू ये रहेगा आपके y, यानी dy है, प्लस a2 dn माइनस 2 y अपॉन क्या रहेगा, dxn माइनस 2। इसी प्रकार क्या n बदलता चलता रहेगा। ठीक है, यानी क्या रहेगा, an y बराबर क्या रहेगा, qx। इस रूप में आपको जो आपका रैखिक अवकल समीकरण क्या होगा, दिया गया होगा। इस बात का ध्यान रखो। अब यहां पे क्या हो जाएगा, जो आपके a1, जहां जो a1 है, a2 है, a3 से लेकर जो an, ठीक है, ये क्या होगा आपके, तथा qx, ये क्या आपके x के फलन है, ये क्या आपके x के फलन होंगे, x के फलन होंगे, ये सभी आपके क्या होंगे, x के फलन होंगे, यानी a1 a2 a3 ये सभी क्या होंगे, आपके x के क्या होंगे, फलन होंगे। अब देखो नेक्स्ट जो इसमें और क्या बात है, x के फलन होंगे या क्या होंगे, आपके कांस्टेंट भी हो सकते हैं। तो x के फलन के रूप में भी दिया गया होगा और आपके कांस्टेंट दोनों हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब
जो आपके इस प्रकार से इनको शॉर्ट फॉर्म में किस प्रकार लिखा जाता है, तो ये आपके रेखीय अवकल समीकरण की परिभाषा है। अब इसको आगे पढ़ते हैं कि इसको व्यापक समीकरण है, ठीक है। अगर ये अचर रूप में दिया गया है, ठीक है, तो अचर गुणांकों वाला जो रेखीय अवकल समीकरण है, अचर गुणांकों वाला रेखिक अवकल समीकरण, इसको क्या कहते हैं, अचर गुणांकों वाला रेखिक अवकल समीकरण भी इसको कहते हैं। क्योंकि यदि a1 a2 a3 ये सब क्या हो, अचर हो, तो ये क्या हो जाएगा, अचर गुणांकों वाला रेखीय अवकल समीकरण कहलाता है। इस बात का भी ध्यान रखें, ठीक है। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है d की पावर n, क्या लिखा जाता है, d की पावर n प्लस an d की पावर n माइनस 1 प्लस a2 d की पावर n माइनस 2, इस प्रकार n पदों तक ये चलता रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके an इनटू y बराबर हो जाएगा qx, ठीक है। जहां जो d है वो किसको शो करता है, dy अपॉन dx। तो अगर d स्क्वायर लिखना तो क्या रहेगा, d स्क्वायर बराबर हो जाएगा dx स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। इस प्रकार n पदों तक अपन लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको तो शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है f ऑफ d, किसको, इस वाले पद को f ऑफ d लिखा जाता है, फंक्शन ऑफ d, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, f ऑफ d बराबर f ऑफ d इनटू y भी इसके साथ में, ये y बराबर क्या रहेगा qx, ठीक है। या इसको क्या लिखा जाता है, इस प्रकार से ये लिखा जाता है, ठीक है। f ऑफ d यहाँ क्या रहेगा, ये वाला फंक्शन हो जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखें। तो आपको तो शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, इस प्रकार से लिखा जाता है। अब देखो यहाँ पे जो f ऑफ d है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अवकल ऑपरेटर, क्या कहते हैं, अवकल ऑपरेटर, क्या कहते हैं, अवकल ऑपरेटर, अवकल ये डिफरेंशियल ऑपरेटर। और इसको जो d है, ठीक है, अवकल ऑपरेटर या इसको कहते हैं अवकल संकर, क्या कहते हैं, अवकल संकर। ज्यादातर d को बोला जाता है कि जो d होता है, d क्या होता है, डिफरेंशियल ऑपरेटर या डिफरेंशियल संकारक इसको कहा जाता है, ठीक है। f ऑफ d को ज्यादातर d को बोला जाता है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखो। अब देखिए नेक्स्ट, इसमें आपके एक क्रम आती है, ये तो हमने लिखा था इस प्रकार से। अब इसमें आपके पास एक क्रम है कि जो आपके पास d है, ये तो हमने पास लिखा था, d को इस प्रकार से लिखा जाता है। अगर आपको d इनवर्स दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, d इनवर्स, तो अगर d इनवर्स आपको अगर क्वेश्चन मिले तो उसका मतलब क्या होगा, इंटीग्रेशन, क्या होगा उसका मतलब इंटीग्रेशन। तो इस बात का आप ध्यान रखें, चाहे d लिखो चाहे 1/d लिखो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, d का मतलब होगा आपका क्या करना है, d, इसका होगा मतलब इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन कैसे होगा, जैसे अगर आपको देगा 1/d x, तो x का क्या करना है, इंटीग्रेशन, यानी इसको अपन लिख सकते हैं d इनवर्स x, इसको लिखेंगे अपन x dx, यानी इसका मतलब ये होगा 1/d या d इनवर्स का मतलब, ठीक है। 1/d का मतलब ये नहीं कि d से विभाजित करो, d का मतलब क्या होगा, आप 1/d, d का मतलब ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, और 1/d क्या होगा, आपका इंटीग्रेशन को शो करेगा, क्यों d और d इनवर्स क्या होगा, एक दूसरे के व्युत्क्रम हो जाएंगे। तो क्या जाएगा, अगर ये अवकलन है तो ये क्या जाएगा, समाकलन को प्रदर्शित करता है, तो इसका क्या जाएगा x स्क्वायर, इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है। तो एक तो d हो गया और ये क्या हो जाएगा, d इनवर्स, इसको आप उतार लीजिए। अब देखो नेक्स्ट, यानी कहना है d का एक संख्या न होकर क्या होगा, आपके एक संकारक या ऑपरेटर के रूप में कार्य करता है, यही बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो नेक्स्ट, इसको उतार लीजिए आप। तो ये आज हमने क्या पढ़ा था, पहला जो टॉपिक था रेखिक अवकल समीकरण, ठीक है। नेक्स्ट आपके टॉपिक है, क्या है, रेखिक अवकल समीकरण का व्यापक अर्थ क्या है, रेखिक अवकल समीकरण का व्यापक अर्थ, ठीक है, व्यापक यानी जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो इसको किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है, अगर आपका कोई फंक्शन f
डी y बराबर qx डेल्टा है, f ऑफ डी y बराबर qx डेल्टा है। तो जो इसका जो होगा व्यापक हल, ठीक है, क्या हो जाएगा, जो व्यापक हल होगा, व्यापक हल वो होगा अपन दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो दो प्रकार से कैसे ज्ञात करेंगे व्यापक हल के बारे में। व्यापक हल जो होता है तो दो होता है, एक होता है पूरक फलन, क्या होता है पूरक फलन, प्लस क्या होगा आपके विशिष्ट मान, क्या जाएगा विशिष्ट हल। यानी विशिष्ट मान देने पर जो मान प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा विशिष्ट, हमने पढ़ा था। तो ये पूरक फलन को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, क्या कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है। और विशिष्ट हल इसको कहते हैं पर्टिकुलर, ठीक है, क्या कहते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल, क्या कहते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो इसको शॉर्ट में लिखते हैं CF लिख सकते हैं और इसको लिखते हैं PI, क्या लिखते हैं PI। तो जो आपकी जो व्यापक हल होगा वो क्या देगा y बराबर CF प्लस PI के रूप में आपको दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे व्यक्तिगत हल आपको नहीं पूछा है तो आपको क्या निकालना है CF निकाल के आपका आंसर या आपको व्यापक हल निकालना है, ठीक है। तो ये आपके क्या था इस प्रकार से हल, ठीक है। और ये इस बात का याद रखना कि जरूरी नहीं है कि जिसका पूरक फलन निकले उसका विशिष्ट हल निकले, ये संभव नहीं है। आप पूरक हल से क्या इसका व्यापक हल निकाल सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। अब देखो एक एक को पढ़ते हैं। सबसे पहले आपके पहला आपके एक्सरसाइज है वो आपके किस पर है पूरक फलन पर ही आधारित है, किस पर आधारित है पूरक फलन पर ही आधारित है। तो एक एक चीज अपन पढ़ते हैं सबसे पहले। तो देखो आपके पहला है पूरक फलन किस प्रकार से निकाला जाता है, पूरक, ठीक है, पूरक फलन, ठीक है। इसको लिख सकते हैं शॉर्ट में CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब देखो पूरक फलन क्या होता है, सबसे पहले देखो पूरक फलन में क्या होता है आपके जो भी समीकरण दे रखा होगा, ठीक है, समीकरण में जो दे रखा होगा उसका मान क्या होगा आपके एक अलग ही मान क्या होगा प्राप्त होगा। अलग ही मान कैसे, जैसे इसको जो निकालने का तरीका है पूरक फलन, ठीक है, इसमें क्या होगा जो भी आपको दे रखा है सहायक समीकरण। अब देखो सहायक समीकरण क्या होता है इसको भी आप ध्यान रखना। जैसे मैंने एक फंक्शन लिखा, जैसे इसका मैं आपके शॉर्ट एग्जांपल के द्वारा बता देता हूं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा कि d² y/dx², ठीक है, मिलेगा m² - 2n प्लस, ठीक। तो ये लिखा फिर -2 dy/dx प्लस 4 बराबर j0, ठीक है। इस प्रकार मैंने क्या लिखा, ये आपको ये क्वेश्चन लिखा मैंने, यहाँ पे आप लिखिए 4, ठीक है। अब देखो जैसे इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दे रखा है तो इसका जो ऑक्सिलरी इक्वेशन यानी जो सहायक समीकरण होगा इसको लिखते हैं सहायक समीकरण, क्या लिखते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं आपके AE, इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है। तो AE जो इसका AE होगा उसको हम क्या लिखते हैं d² प्लस 4d प्लस 4 इंटू m लिखते हैं, यानी y लिखते हैं बराबर 0। अब इसका जो होगा ऑक्सिलरी इक्वेशन यानी ये इसका ही रूप है। अब इसका अपने को निकालना है ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या रहेगा d की जगह क्या करना है m को पुट करना है, तो d की जगह m को पुट करना है तो 4m प्लस 4 बराबर 0 y को हटाना है। तो ये जो इक्वेशन है ये क्या कहलाती है आपके ऑक्सिलरी इक्वेशन, यानी जो भी आपको गिवन संकारक है या फिर जो भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन आपको रेखीय अवकल समीकरण दे रखा है उसको अगर m के फॉर्म में लेकर आता है तो वो क्या कहलाता है आपके सहायक समीकरण, इस बात का आप ध्यान रखें। तो ये कितना जन हो गया m के खत्म हो गया, यानी यहाँ पे y क्या हो गया ये जन नहीं क्या है द्विघात समीकरण बन सकता है, त्रिघात भी बन सकता है, ओनली एक ही मान आपको प्राप्त हो सकता है। तो इस बात का आप ध्यान रखो कि जो होगा पूरक फलन इसमें सबसे पहले आपको निकालना है क्या निकालना सहायक समीकरण आपको निकालना है, इस बात का आप ध्यान रखें।
तो ये समझ आ गया कि ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है। अब देखो सहायक समीकरण क्या हो जाएगा, सहायक समीकरण की जो प्रकृति होगी, यानी सहायक समीकरण के जो समीकरण निकाला, सहायक समीकरण के मूलों की प्रकृति उस पर आपके क्या होगा, CF का मान क्या होगा, निर्भर करेगा। ठीक है, अब देखो मूलों की प्रकृति मैं बता रहा हूं एक-एक, तो सबसे पहले एक करके देखिए पहले। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी प्रकृति है जब A यानी सहायक समीकरण के मूल, सहायक समीकरण के मूल क्या हो, वास्तविक और भिन्न भिन्न हो। क्या हो, वास्तविक व भिन्न भिन्न हो। इन सभी मान क्या हो, अपने को अलग अलग प्राप्त हो। ठीक है, एक द्विघात समीकरण मान से 1 2 4 m बराबर 2 हो गया, m बराबर 4, तो क्या हो गया, दोनों मान वास्तविक और अलग अलग प्राप्त हो। ठीक है, तो जैसे मान अपने पास आ गया m1 आ गया और m2 आ गया, इस प्रकार से मान क्या होंगे, अलग अलग प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, समीकरण को सॉल्व करने पर तो वास्तविक मान अगर भिन्न भिन्न हो और वास्तविक क्या हो, दोनों अलग अलग हो, तो इसका जो व्यापक हल होगा क्या होगा, जो इसका व्यापक हल होगा तो इसको लिखेंगे y बराबर क्या लिखेंगे, c1 e की पावर m1x और c2 e की पावर क्या रहेगा, m2x। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, जब सहायक समीकरण के मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न हो तो उसका हल क्या रहेगा, c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर क्या रहेगा, m2x। इसका क्या रहेगा, व्यापक। जहां पे c1 c2 हो जाएगा, c3 तो क्या आएंगे, स्वेच्छ अचल होंगे। क्या होंगे, स्वेच्छ अचल। स्वेच्छ क्या होंगे, अचल। अपनी तरफ से इसको ऐड करना है। अगर m1 m2 m3 दे रखा तो क्या, c3 e की पावर m3x हो जाएगा, n दे रखा तो हो जाएगा cn e की पावर mnx हो जाएगा। ठीक है, यानी आगे तक चलते रहेंगे। ये तो मैंने दो ही दिए। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे अपन। अब सेकंड क्या, मूलों की प्रकृति। अगर आपके मूल रिपीट हो रहे हैं, यानी मूल समीकरण, यानी जब a यानी ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो मूल समान प्राप्त हो, क्या हो, समान यानी इसके मूल की पुनरावृत्ति हो। ठीक है, यानी कहने मतलब जो m का मान है, अगर m1 और m2 अगर बराबर है, m1 m2 अगर बराबर है तो उसके लिए जो हल होगा वो क्या रहेगा, y व्यापक हल क्या रहेगा, इसको लिखना पड़ेगा c1 c2x। क्या रहेगा, c1 c2x e की पावर mx। ठीक है, क्योंकि आप क्या m1 बराबर m2 बराबर m है, तो इसको लिखेंगे c1 c2x, इस प्रकार लिखेंगे। अब देखो पहले क्या है, x की पावर 0 है, फिर x की पावर 1 है, फिर क्या है x की पावर 2। कैसे, जैसे m1 बराबर m2 बराबर m3 बराबर m4 बराबर क्या देगा, m देगा। तो इसको जो लिखने का तरीका होगा क्या होगा, इसको जो लिखने का तरीका होगा तो y बराबर इसका हल हो जाएगा। क्या देगा, देखो c1 x की पावर 0, c2 x की पावर 1, c3 x की पावर 2, देन c4 क्या देगा, x की पावर 4 3। ठीक है, और m हमारे पास है 3 की पावर mn। तो इस प्रकार से हल निकाला जाता है। ये कह रहा है a की पावर क्या जाएगा आगे, c1 c2 x की पावर n तक चलता रहेगा। अगर n पर दे रखो, यहां पर मेरे को 4 तक जाएगा तो क्या है c4 x की पावर 3, x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर क्या जाएगा 3। तो a की पावर n का मान बराबर है। ठीक है, जब अलग अलग मान हो तो इस प्रकार से और समान मान हो तो इस प्रकार से आपको व्यापक हल निकालना। तो दो इस प्रकार से। थर्ड है कि जब सहायक समीकरण के मूल क्या हो, काल्पनिक हो। ठीक है, जब ऑक्सिलरी इक्वेशन के मूल क्या हो, काल्पनिक। ठीक है, या आपके अवयव के रूप में हो। ठीक है, या कॉम्प्लेक्स, क्या हो, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्या हो, कॉम्प्लेक्स के रूप में हो। तो इस प्रकार से किस प्रकार सर्व किया जाता है। तो ये तो आपको दो दिन बता दिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो थोड़ा बड़ा है उसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, लिखिए। अब बेटा हम तो ये दोनों इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। तीसरा देख लीजिए, तीसरा भी इंपॉर्टेंट है। तो तीसरा क्या है, जब ऑक्सिलरी इक्वेशन के मूल क्या हो, काल्पनिक या क्या हो, कॉम्प्लेक्स हो। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स हो तो क्या हो जाएगा,
तो कॉम्प्लेक्स का मूल क्या है? मूल आपको इस प्रकार से प्राप्त हो अल्फा प्लस आयोटा बीटा। क्या हो? मूल अल्फा प्लस आयोटा बीटा यानी अल्फा प्लस आयोटा बीटा के रूप में अगर प्राप्त हो तो इसका जो हल होगा यानी व्यापक हल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो व्यापक हल क्या हो जाएगा? c1 e की पावर m के मानिए अल्फा प्लस आयोटा बीटा x प्लस c2 e की पावर अल्फा प्लस आयोटा बीटा x, ठीक है। एक बार प्लस और एक बार यहां पे क्या आएगा? माइनस आ जाएगा, तो दोनों अलग अलग है। तो सिंपल इस प्रकार लिखना है। अब देखो इसमें आगे क्या है? y देखो e की पावर x दोनों में कौन है? e की पावर अल्फा, तो e की पावर अल्फा तो बाहर ले लिया हमने, इसमें e की पावर अल्फा x कॉमन बाहर है। अब देखो अंदर क्या बचा है? c1 e की पावर आयोटा बीटा x प्लस c2 e की पावर माइनस आयोटा बीटा x, ठीक है। इसको सरल करा रहा हूं क्योंकि आपको इसको cos और sin की फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है, क्योंकि आपको आंसर अधिकतम वही दे देंगे प्रश्नावली में। अब देखो we know that कि आयोटा बीटा x क्या होता है? या आयोटा x को क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं cos x प्लस आयोटा sin x, ठीक है। पढ़ा होगा हमने वो, ये रहेगा माइनस आयोटा x, इसको क्या लिखेंगे? cos x माइनस आयोटा sin x, इस प्रकार से इसको लिखते हैं, ठीक है। सिंपल है। अब देखो इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो y बराबर e की पावर अल्फा x, तो यहां पे क्या रहेगा? y बराबर e की पावर अल्फा x सही है c1, यहां पर मेरे को मान रखना है cos x में, तो मिलेगा cos बीटा x, ठीक है, माइनस आयोटा sin का रहेगा बीटा x, प्लस है तो प्लस हो जाएगा और माइनस है तो क्या रहेगा? माइनस हो जाएगा, प्लस c2 ये रहेगा cos बीटा x माइनस क्या रहेगा? आयोटा sin बीटा x, ठीक है। अब क्या करना है? इनका मान देखो निकालना है। कैसे निकालेंगे? जैसे y लिखा मैंने, y बराबर e की पावर अल्फा x, क्या लिखा? e की पावर अल्फा x। अब देखो c1 c2 को अगर अलग करते हैं, जैसे अपने पास ये क्या है? c1 cos बीटा x, तो ये जाएगा देखो c1 cos बीटा x और प्लस आयोटा sin बीटा x, तो c1 cos बीटा x प्लस c2 क्या रहेगा? cos बीटा x, ठीक है। या इसको आप लिख दो c1 और c2 के फॉर्म में, क्या लिखना है? cos बीटा x कॉमन लिया तो ये रहेगा c1 प्लस c2, क्या रहेगा? cos बीटा x इज कॉमन, ठीक है। फिर प्लस आयोटा कॉमन लिया sin बीटा x कॉमन लिया, ठीक है, ये हो जाएगा c1 माइनस c2 हो जाएगा, सिंपल। तो ये अपने पास क्या है? c1 प्लस c2, यानी जो भी अपने पास मान आ रहा है उसको अपने पास रख लेवल का आंसर अपने पास क्या जाएगा? इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। अब इसको और लिखना है तो क्या जाएगा? e की पावर अल्फा x लिख लीजिए, ठीक है। इसको लिख लीजिए आप a में लिख लीजिए, ठीक है, a की फॉर्म में, यानी इसको कुछ और जगह में चेंज कर दीजिए, प्लस इसको लिखते हैं sin ऑफ, इसको लिख लीजिए b, तो ये रहेगा b, ठीक है, ओनली b, बीटा नहीं है, तो देगा sin बीटा। तो ये इस प्रकार से हल निकालना होता है किसी भी व्यापक समीकरण का, ठीक है। तो ये आपको किस प्रकार से दिया गया है? जब आपको काल्पनिक रूप दे रहे हैं, या तो आप ये लीजिए, ठीक है, या ये लीजिए, दोनों आप सही होंगे, ठीक है। अब देखो इसमें लास्ट है, ठीक है, इसका पार्ट है, इसका इस वाले का पार्ट, इस वाले का पार्ट कैसा है? देखो लास्ट क्या कह रहा है कि यदि क्या कह रहा है? यदि एक मूल युग्म जैसे मान लो अल्फा प्लस आयोटा बीटा है, ठीक है, वो दो बार पुनरावृत्त हो रहा है, क्या है? दो बार उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है, पुनरावृत्ति हो रही है तो, ठीक है, अगर दो बार रिपीट हो रहा है, जैसे मान लो अल्फा प्लस बीटा एक मान आया, वापस अल्फा प्लस आयोटा बीटा क्या आ रहा है? इसका अलग मान आ रहा है, तो उसको किससे सरल करेंगे? तो उसको
अपने पास m तो बराबर है, तो इसको क्या करेंगे, सिंपल क्या करना है, आपको क्या करना है, c1 प्लस c2x करना है। सिंपल दो मान समान है, तो c1 प्लस c2x प्लस e क्या देगा, m का प्लस i का बीटा x, सिंपल करना है ये, और प्लस क्या देगा, c3 प्लस c4x हो जाएगा, क्या देगा, और e की पावर m का माइनस i का बीटा x। सिंपल ये करना है और कुछ नहीं आपको करना, ठीक है। क्योंकि दो मान तो याद रखेंगे और दो मान याद रखेंगे तो क्या जाएगा, 4 मान। तो इस प्रकार से आपको सरल करना है। तो आज हमने क्या पढ़ा था, जो आपके सेकंड यूनिट है उनके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। जो रेखीय अवकल समीकरण है, रेखीय अवकल समीकरण क्या होता है, जो आपके आश्रित चर होना चाहिए, ठीक है, और उसके अवकलज केवल क्या होना चाहिए, आपके प्रथम घात में होना चाहिए। तो वो क्या करें, आपके देखिए अवकल समीकरण, ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है एलडी। उसके बाद हमने पढ़ा था एलडी के जो है, ठीक है, एलडी को किस प्रकार से किया जाता है, यानी जो डी को लिखा जाता है आपके अवकलन के रूप में और 1/d को लिखा जाता है आपके समाकलन के रूप में, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था जो समीकरण का जो व्यापक हल होता है, रेखीय अवकल समीकरण का जो व्यापक हल होता है, ठीक है, वो क्या होता है आपके y बराबर CF प्लस PI। CF क्या होता है, पूरक फलन होता है, और आपके विशिष्ट हल PI क्या होता है, आपके विशिष्ट हल होता है, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था पूरक हल के जो होता है, पूरक हल में जो सहायक समीकरण होता है, ठीक है, क्योंकि सहायक समीकरण की सहायता से क्या है, पूरक हल निकाला जाता है। तो पूरक हल में सहायक समीकरण की क्या है, प्रकृति, ठीक है, सहायक समीकरण के मूलों की प्रकृति। तो पहले हमने पढ़ा था अगर सहायक समीकरण के मूल अगर अलग अलग है तो क्या हो जाएगा, y बराबर c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर क्या जाएगा, m2x हो जाएगा। इसी प्रकार अगर समान है तो क्या हो जाएगा, c1 प्लस c2x e की पावर mx हो जाएगा। अगर और में है तो क्या है, x की पावर बढ़ाते रहो। थर्ड पढ़ा था आपने कि मूलों की प्रकृति अगर दोनों क्या है आपके काल्पनिक हो, एल्फा प्लस आइटा बीटा, तो उसको चेंज करना है e की पावर एल्फा प्लस आइटा बीटा में चेंज करना है, ठीक है, सिंपल। और cos के फॉर्म में मैंने पढ़ा था, बता दिया, ठीक है। और ये वाला क्या है, जब दो मूल पुनरावृत्ति हो रही है तो उसको c1 c2 c3 और c4 की फॉर्म में लिखना है। तो आज स्टूडेंट हमने क्या पढ़ा था, मूलों की प्रकृति के बारे में, ठीक है, पूरक फलन। नेक्स्ट क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे, इनको अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जो आपकी नेक्स्ट प्रश्नावली है वो इसी पर आधारित है। तो आज के लिए इतने, जो भी मैं पढ़ा हूँ वापस वो आप क्वेश्चन करते हैं, रिवीजन करते हैं, ताकि क्या है आपको परेशानी होगी। सेम क्वेश्चन दे रखे हैं, वापस रिवीजन आप करते हो, ठीक है। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।